नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम तरकम सध्यान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 12वें चैप्टर कर्म के स्तर के चर्चा कर रहे हैं। लेखक ये तीसरा खंड है दोस्तों। तो लेखक लिखते हैं, कर्म न केवल नकारात्मक सकारात्मक कार्य के माध्यम से संतुलित होता है, बल्कि इसे वीर कार्य और महान त्याग कार्यों के माध्यम से भी भुगतान और समाप्त किया जा सकता है। मतलब हम जानते हैं अभी तक दोस्तों कि जो भी हमारे नेगेटिव जो भी ट्रेड्स रही हैं या पॉजिटिव हमारी जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं उसके थ्रू ये बैलेंस होता है। मतलब हम नेगेटिविटी को हम अपने पॉजिटिव वर्क के थ्रू हम बैलेंस करते हैं। इसके अलावा ये बैलेंसिंग नॉर्मल है, बट इसके अलावा और वीर का हीरोइक डीड्स हो गया या फिर महान कोई भी अपने त्याग किया हुआ है या कोई ऐसी जैसे आपने कोई सेक्रीफाइशियल डीड किया हुआ है, उसके थ्रू भी हम अपने पुराने कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। द ग्रेट सेज कहते हैं, ऊर्जा और विल पावर ही कर्म के रूलर है। मतलब कर्म का जो कर्म लॉ ऑफ कर्म का रूलर कौन है? ऊर्जा, एनर्जी एंड विल पावर, यही दोनों चीज़ ही इसको कंट्रोल करती हैं। जो स्वयं को त्यागता है वो कॉमन गुड के लिए प्रयास करता है। जो युद्ध में समर्पित होता है, लेबर से हर्षित होता है, तो वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है। मतलब जो भी इंसान अगर खुद के आगे खुद को सेक्रीफाइस करके सेल्फलेसली कोई काम कर सकता है, कॉमन गुड के लिए कोई एक्शन लेता है, या फिर कोई युद्ध में मान लीजिए जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने बात किया था प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड, उस युद्ध में खुद को वो ऑनेस्टली वो काम करता है, या फिर उसमें उसके लिए वो काम करने के लिए उसको जितनी परिश्रम करना है उससे भी उसको कोई कंप्लेंट नहीं होता और अदर वो खुश होता है। तो इस तरह के जो लोग जो कॉमन गुड के लिए काम करते हुए खुश होते हैं, तो उन्हें उनके जो कर्म हैं उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि वो कर्म को कंट्रोल करते हैं। मतलब उनके वो बंदे के पास इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो अपने कर्म को कंट्रोल कर सकता है। मतलब पुराने कर्म भले ही कैसे रहे हों, अभी से वो अपने कर्म को कंट्रोल कर पाता है। कर्म का नियम का उद्देश्य यही है कि हमें सिखाना आत्म का त्याग कैसे किया जाए और अपनी एक्सिस में जो कर्म या धुरी पर हम जैसे घूमते हुए कर्म चक्र को मोड़ती रहती है। मतलब अगर हम समझें तो कर्म एक एक्सिस के थ्रू अपने रिवॉल्विंग एक चीज़ की कल्पना कीजिए, जिसमें बस हम अपने एक्सिस में घूमते रहते हैं तब तक जब तक हम कोई राइटियस चीज़ करना सीख ना जाए, या फिर हमें जो सेल्फलेसली अपने से मैं से उठकर हम के लिए जब काम करें, मतलब इंडिविजुअली मैं से उठकर अगर जब हम के लिए काम करें, कॉमन गुड के लिए काम करें, तब तक वही सिखाना ही वो लॉ ऑफ कर्मा का बेसिक इरादा रहता है। कर्म के मुख्यतः दो दृष्टिकोण रहते हैं। एक जहाँ पे कर्म आपको नियंत्रित करता है, मतलब कर्म कंट्रोल्स यू, एंड दूसरा व्हेन यू कंट्रोल द कर्म, मतलब जब आप कर्म को नियंत्रित करते हैं। तो कर्म हमें जो नियंत्रण करता है वो हम अभी तक समझ चुके हैं। मतलब हम देख चुके हैं कि हमारे पुराने जो हमारे कारण रहे हैं, आज हमारा प्रभाव हम देख रहे हैं। हमारा आज हमारे बीते हुए कल का रिफ्लेक्शन ही है, ये हमारे कर्म हमें कंट्रोल कर रहे हैं। बट आज हमारे पास ये कैपेसिटी हो सकती है कि हम आज के कर्म इस तरह से करें कि हम अपना प्रभाव कंट्रोल कर पाएँ। मतलब आज के कर्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत आगे जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो कर्म का नियंत्रण तभी प्राप्त होता है जब आप अलग अलग उद्देश्य कार्य से एक व्यक्ति में समाप्त हो जाता है और वो पूरा कॉमन गुड के लिए समर्पित होता है। मतलब वो अंदर जितने भी हमारे अलग अलग थॉट्स हैं, सेपरेटिव मोटिव्स होते हैं, मैं उससे अलग हूँ, मतलब उससे मैं बेहतर हूँ, या फिर उसका ये अच्छा नहीं होना चाहिए, राग द्वेष एंगर जेलसी, ये सब चीज़ें जब ये सब ख़त्म हो के आपको एक आदमी में उतनी रिफाइनिंग हो के ये सब जो वाइसेस हैं वो निकल जाए, तो उसकी लाइफ कॉमन गुड के लिए वो जब डेडिकेट हो जाए, तो उस समय वो इंसान के पास कर्म को नियंत्रण करने की कैपेसिटी आ जाती है।
लेखक लिख रहे हैं ये भी संभव है कि एक सामूहिक कार्य को वो स्वयं कर सकते हैं। ऐसे ही ये महान अवतारों का मामला है जो मानवता को बहुत भारी कर्मों को या लोगों के महान जनों को सामूहिक कर्मों को अपने कंधे पे ले जाते हैं। वो परिणामों की तरफ सचेत रहते हैं और स्वेच्छा से और खुशी से उसका भुगतान करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब ऐसे लोग या ऐसे अवतरित जो कैरेक्टर्स का भी हम वर्ल्ड के अगर हिस्ट्री में देखें तो ऐसे कैरेक्टर्स अवतरित हुए हैं जिन्होंने वो पूरे अर्थ का प्रेशर खुद के ऊपर लेके खुद तकलीफ सह के कूद के उस कामों का परिणाम जानते हुए भी खुद का सेक्रीफाइस किया है कॉमन गुड के लिए। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे हम इनको बता सकते हैं। ये अवतारों का टाइम एंड अगेन जब ऐसे मतलब चेंजेस आ जाते हैं सोसाइटी में कि वहाँ पे कोई कॉमन गुड की ज़रूरत हो या लोगों को सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत हो या लोगों में सद्भाव का फीलिंग को बढ़ाने की ज़रूरत हो या फिर कोई रेक्टिफिकेशन ज़रूरत हो, तो ऐसे जो अवतार हैं टाइम एंड अगेन आए हैं। हम राम जी का अवतार सोच सकते हैं, या फिर हम कृष्ण जी का सोच सकते हैं, या फिर इवन हम गांधी जी का भी सोच सकते हैं। इस तरह के जो कैरेक्टर्स आते हैं एक कॉमन गुड के लिए, जो एक लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए। इवन जीसस के भी हम दे सकते हैं, जो लोगों को जिस तरह का अंधविश्वास और गलत सोच में लोग फंसे हुए थे उसमें से वो निकालने के लिए और खुद तकलीफ़ सह के खुद उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करते हुए ही लोगों का कर्म है उन्होंने उठाया, एक सही रास्ता दिखाया, मतलब लोगों का कर्म को उन्होंने ख़त्म किया है। ऐसे महान लोग टाइम एंड अगेन धरती पे आते हैं। कर्म एक जमी हुई तस्वीर नहीं है, मतलब एक सॉलिड फॉर्म नहीं है कर्म, वो एक तरल पदार्थ है। मतलब एक मान लीजिए एक फ्लूइड है जो एवर चेंजिंग और एडाप्टिव होता है, मतलब वो कैसे भी शेप में जाए, किस तरह का सिचुएशन आए वो एडॉप्ट कर लेता है। हम जानते हैं जो सॉलिड है वो उसका एक फिक्स शेप एंड स्ट्रक्चर रहता है, वो एडॉप्ट नहीं कर पाता है, बट इसमें एडाप्टेशन की कैपेसिटी बेटर रहती है फ्लूइड में। वो आपके जो एनर्जीज जो धाराएं रहती है या जो डिफरेंट परिवर्तित होती रहती है, मतलब वो एवरलास्टिंग चेंज होता रहता है और अपने को सिचुएशन के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। तो ये इसमें एक बेस्ट बात यही है कि ये सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये फ्लूइड जैसा है तो हम भी हमेशा इसको संशोधित कर सकते हैं, मतलब हम भी इसको चेंज कर सकते हैं, अपने जो शेप चेंज करके हम फ्लूइड के जैसे शेप का फ्लूइड उस हिसाब से जैसे ढल जाता है उसी तरह हम भी उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं बलिदान, कॉमन गुड के लिए विल पावर के अनुसार हम छोटे बड़े हर तरह का बदलाव कर सकते हैं। मतलब अगर हम सेल्फलेसली कोई काम करें कॉमन गुड के लिए, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लें, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हम एक मिशन बना के उसके लिए काम करें, इन दैट केस उसका भी शेप हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। कर्म वैसा ही हमें पनिशमेंट के लिए ही नहीं आया है, कर्म हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। जब तक हम अपने कर्मों का परिणाम का एहसास नहीं करेंगे और उन्हें संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, तब तक हमारे अधिकांश कर्म बदलते नहीं हैं। मतलब जब अगर हम कर्म में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो हमें वो अपना जो कार्य करने की जो कार्य का परिणाम को जानना होगा, उससे रेक्टिफाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा, तब भी हम ये कर्म को चेंज कर सकते हैं। वो चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली विल पावर लगेगा, विल पावर रहेगा तो आप सेल्फलेस बनोगे और अच्छाई को आप बढ़ावा दोगे, तो उसी हिसाब से वो भी चेंज हो जाता है। यही कारण है कि महान शिक्षक हमें हमेशा कहते हैं कि अपने कार्य, भावनाओं और विचारों को दैनिक समीक्षा करनी चाहिए।
एक बार जब हम अपनी अभिव्यक्तियों का इरादा दूसरे पर उनके परिणामों के प्रभाव को नोटिस करना शुरू करते हैं तो हम अपने काम का भुगतान भी कर सकते हैं। और उसको कैसे और बहुत जल्दी उसका भुगतान कैसे करेंगे, जब हम क्रेडिट को बढ़ाकर हम में चेंजेस ले आएंगे तो हम ये हमारा पहला कदम हो सकता है। यानी हमारे जो काम में हमने कोई एक जैसे हमारे कार्य, एक्शन, थॉट या जो विचार हैं हमारे, उस तरह का जो चीज़ है, तो उसमें हम देखते हैं उसके वजह से, उस थॉट के वजह से या उस कर्म के वजह से सामने वाले के ऊपर क्या असर हो रहा है। जब हम वो रियलाइज़ करके नोटिस करते हैं तो अपने कर्मों का भुगतान के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमने अगर कोई गलती किया है तो हम क्या करेंगे, हमें क्रेडिट बैलेंस चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम में चेंजेस ऐसा लाएंगे जिसमें हम अच्छे सेल्फलेस काम करें तो हमारी क्रेडिट बढ़ जाएगी। अच्छे कर्म, अच्छे शब्द, सकारात्मक भावनाएं, सही सोच, सही आध्यात्मिक आकांक्षाएं मतलब स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस या स्ट्राइविंग या प्रयास हमारे कार्मिक अकाउंट के बैलेंस में सेविंग्स अकाउंट की तरह वो क्रेडिट बैलेंस बढ़ाता है। फिर जिस किसी समय एक पिछले कर्म का ऋण जो अभी अनपेड है उसको पेमेंट के लिए बिल प्रेजेंट होता है बैंक को, वो ऑटोमेटिकली हमारे जो क्रेडिट बैलेंस है वो एडजस्ट कर देता है और हम गंभीर खतरों से बच जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ हम हमेशा जानते हैं, कई बार हम लास्ट मिनट एस्केप्स हो जाते हैं हमारे, या फिर कहीं पे हम फंसने वाले होते हैं निकल जाते हैं, या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है वो लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस की वजह से अटक जाता है, या कई बार भगवान को हम वी आर रियली थैंकफुल कि बहुत कई बार ऐसा रहता है कि हम एक बुरे सिचुएशन में जस्ट फंसने से पहले निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारे पॉजिटिव बैलेंस है। इसका एग्जाम्पल लेखक मेंशन करते हैं, जो पहला चैप्टर भी उन्होंने किया था। 1944 का एक समय है जब वो अपने दोस्तों के साथ जेरूसलम जा रहे थे। एक कार में 6 लोग बैठे हुए थे, पीछे की सीट पे 3 लोग थे और कार का एक्सीडेंट हुआ और खाई में गिर गए थे, 20 फुट नीचे गिर गए थे। तो जब कार नीचे गिर गई तो लेखक ने दोनों तरफ के उनके लोगों को बोला कि बाहर निकलने के लिए बात की उनसे कि बाहर निकलें, पर उनको वो तब शॉक लगा जब उन्होंने किसी को कोई भी मतलब ज़िंदा नहीं था। उनको एक सदमा और आतंक भी हो गया कि गाड़ी में बाकी जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके अलावा सब मृत थे, सिर्फ लेखक ही जीवित थे। तो उन्होंने जब अपने टीचर से पूछा था तो उन्होंने उनको बताया था कि आपके अकाउंट में सेविंग्स था जिसमें आपने वास्तविक खतरे में से आपको बचा लिया। यहाँ पे एक देखें दोस्तों, ये एकदम उत्कृष्ट उदाहरण होगा, क्योंकि देखिए अगर हम उनके पास कुछ पॉजिटिव जो सेविंग्स उनके क्रेडिट बैलेंस थी, जिस वजह से वो जो बाकी लोगों को वो जब सबको नियति एक ही तो जगह पे मतलब लेके जा रहा था, उसमें से वो क्लियरली बच के निकल के आ पाए थे। हम सभी को किसी न किसी समय पर ऐसा अनुभव हुआ है जब कुछ ही सेकंडों में वास्तविक खतरे से हम बच गए हैं। सही बात है दोस्तों, हमने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि जब हम लास्ट मिनट एस्केप्स हमारे साथ हुए हैं। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। मतलब एक यहाँ पे एक एग्जांपल से वो क्लियर हो जाएगा कि एक लॉस एंजलिस में एक बड़ी भूकंप आया था। उसमें एक परिवार डर गया, आफ्टर शॉक्स हो रहे थे। हम जानते हैं भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स काफ़ी सारे आते हैं। तो उसमें वो आफ्टर शॉक से वो डर कर एक परिवार कार में निकल गया, दूसरे कोई शहर को जाने के लिए निकल गया कि उसको वो आफ्टर शॉक से बचने के लिए। लेकिन जब वो कार में बैठ के जा रहे थे, वहाँ पे एक दर्दनाक एक्सीडेंट में पूरा ही परिवार मारा गया। मतलब वहाँ पे जो था, वहाँ पे उनको लिए वैसा भी शेड्यूल था, नहीं तो भी वहाँ से हटे तो भी उनके लिए वही शेड्यूल था। मतलब उनके अकाउंट में पॉजिटिव या क्रेडिट बैलेंस नहीं था, तभी उनको वो खतरा आया। तो ये उल्टा भी हो सकता है। हमें पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस हमेशा ही अपने कार्मिक अकाउंट में रखने चाहिए। द ग्रेट सेयर्स कहते हैं, यदि कर्म को मोड़ दिया जाए तो वो आपके खिलाफ एक प्रतिक्रिया देगा। आत्मा का आघात एक छोटा सा रास्ता है। एक दशक का दुख चुने हुए लोगों के जीवन में एक दिन की भीड़ की तरह होता है। मतलब
अगर चोजन वन जो रहते हैं, जो कभी कभी भगवान के द्वारा चुने गए, उनके उस तरह के अच्छे कर्म रहते हैं कि 10 साल का भी दुख दर्द जो भी रहता है उनको वो एक दिन की तकलीफ़ में निकल जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। अगर उतना क्रेडिट बैलेंस है उनके पास तो वो भी एडजस्ट एक ही दिन में भी एडजस्ट हो जाता है। कभी कभी बहुत चोजन वन, बहुत वैसे महान आत्मा जिन लोगों की बात कहते हैं, उस तरह के लोग रहते हैं। तो हमें इससे क्लियर हो जाता है दोस्तों कि हमें हमारे कर्म से कोई नहीं बचा सकता। हमारा कर्म का सामना हम सबसे बेहतर तरीका है कि हम अच्छे कर्मों को अपना जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें जमा करके हम अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले चैप्टर में इसी चैप्टर के ऊपर अगले खंड में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तब तक खुश रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।